हेलो दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स इलाहाबादी में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक हमारा चल रहा था कल, मतलब जो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे, भारत का भूगोल जो हिंदी में उसे कहते हैं, तो उसका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भारत की स्थिति एवं विस्तार। उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा टॉपिक था भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो उसमें हमने कर लिया था भारत की स्थिति और उसके समान जानकारी हमने पढ़ लिया था। तो दोस्तों जो हमारी अगली हेडिंग, वो अगली हमारी हेडिंग है भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। तो भारत की जलीय और स्थलीय सीमा के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, और जो भारत की मुख्य भाग की जलीय भाग की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। इसमें पहला प्रश्न ये बनता है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, तो इसमें आपको 15,200 मिल जाएगा, उस पर टिक कर देना तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला इसमें अगला पॉइंट बनता है भारत की मुख्य भाग की जलीय भाग की लंबाई कितनी है। भारत की मुख्य भाग की जलीय भाग की लंबाई कितनी, मतलब जैसे ये भारत का नक्शा बना हुआ है, मान लो सपोज ये भारत का नक्शा, तो इसके मुख्य भाग की मतलब यहाँ की कितनी इसकी लंबाई है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो अंदर की लंबाई है मुख्य भाग की वो 6100 किलोमीटर है। कितनी? 6100 किलोमीटर है। यहाँ तक सभी को समझ में आएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगला। तो अगला जो हमारा प्रश्न बनता है कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, तो भारत की कुल तटीय सीमा मतलब मुख्य भूमि 6100, तो यही हो गया मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार और प्लस लक्षद्वीप समूह। तो हमारा अंडमान निकोबार भी हमारे देश में आता है और लक्षद्वीप समूह भी हमारे देश में आता है। तो तीनों को मिलाकर हो जाता है 7,516 किलोमीटर। तो क्वेश्चन बनता है भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। तो दोस्तों यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आओगे। आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बनता है भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य, यानी कि भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर है गुजरात। तो लिखते हुए चलिए, भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है। तो दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी जलीय मतलब जो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है, जो मतलब जो जलीय सीमा बनाता है, तो वो गुजरात है। आप लोग मैप में एक बार जरूर देख लेना। दोस्तों यहां तक सभी को क्लियर। आगे दोस्तों जो इसमें आगे क्वेश्चन बनता है वो इसमें क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे छोटी जलीय क्षेत्र वाला राज्य। तो इसमें तो सबसे बड़ा जलीय क्षेत्र वाला राज्य हो जाएगा गुजरात, और जो सबसे छोटा तटरेखा बनाने वाला राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते हुए चलना कि भारत की सबसे छोटी तटरेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, गोवा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा है, मतलब जो चार केंद्र शासित प्रदेश हैं और 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, जो मतलब समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। तो वो उनको हम देखते हैं। तो वो है, पहला है हमारा गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां पश्चिम बंगाल, फिर 10वां अंडमान निकोबार, 11वां लक्षद्वीप, 12वां पुदुचेरी और 13 दमन और इसी में दमन द्वीप। तो 14 हो गए। तो दोस्तों इसमें ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जलीय सीमा वाला राज्य है गुजरात। फिर पूछता है कि कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का सबसे छोटी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा गोवा। दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ आएगा, एकदम क्लियर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले हेडिंग की ओर। अगले हमारी हेडिंग भारत की स्थिति और विस्तार। तो देखेंगे भारत की स्थिति कहाँ है और कितना विस्तार है। तो फिर देखते हैं आगे हमारी हेडिंग है कि भारत की स्थिति और विस्तार। तो दोस्तों देखेंगे भारत की स्थिति, इसको हम ग्लोब के जरिए समझेंगे। ये हमारा भारत मतलब विश्व का जो ग्लोब है, इसको मतलब पढ़ाई करने के लिए ग्लोब को बनाया गया है। तो इसमें देखेंगे कि क्या क्या और कहाँ पर मतलब भारत की स्थिति है और कितना विस्तार है। तो दोस्तों जो ये ग्लोब है, इसको नॉर्थ पोल और इसको साउथ पोल, यानी इसको को उत्तरी ध्रुव और इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। हिंदी में उत्तरी ध्रुव
और इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल। फिर दोस्तों देखेंगे, इतना क्लियर हो गया। फिर देखेंगे जो ये वाला भाग है इधर का, यहाँ से जो डिवाइड है, यहाँ इधर के भाग को कहते हैं पूर्वी देशांतर, और जो इधर का भाग है इसको कहते हैं पश्चिमी देशांतर। इतना क्लियर होगा। अब दोस्तों जो ये इसको कहते हैं मेन पॉइंट, जो बीच का पॉइंट है, जो ये वाली लाइन है इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, और जो ये वाली लाइन है इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। यानी कि अगर सिंपल से याद करना हो कि जो लेटी हुई लाइन है, जो लेटी हुई, ये देखो पड़ी हुई है ना इसे, तो लेटी हुई इसको इंग्लिश लेटीट्यूड, जो लेटी हुई लेटी से लेटीट्यूड लाइन, और ये खड़ी हुई है मतलब लॉन्ग है, लंबी लंबी, लॉन्ग, तो ये इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। इतना सबको समझ में आएगा, मतलब कि लेटीट्यूड लाइन अक्षांश रेखा और लॉन्गिट्यूड लाइन देशांतर रेखा, इतना समझ में आएगा। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव। तो अब क्वेश्चन बनता है कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा। मतलब दोस्तों जो ये वाली रेखा है इसका नाम, इसका एक और नाम है, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। मतलब इस वाली रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसको दो नाम है, भूमध्य रेखा और देशांतर रेखा। ठीक दोस्तों, तो जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। भूमध्य रेखा हो गई है कि खींची गई समांतर मतलब लेटी हुई खींची गई रेखाओं को खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, मतलब लेटीट्यूड। फिर इतना समझ में। अगला क्वेश्चन बनता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती हैं। इतना आप लोगों को क्लियर होगा। मतलब जो लेटी हुई उन्हें लेटीट्यूड यानी अक्षांश रेखा, और जो लॉन्ग लंबी हैं वो होती है देशांतर रेखा। इतना आप लोगों को क्लियर होगा। फिर दोस्तों इसमें जो एक अगला पॉइंट बनता है, अगला पॉइंट ये बनता है कि भारत मतलब किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो भारत यहां पर स्थित है, मान लो ये छोटा सा सपोज करो ये मैप है, और यहां पर ये श्रीलंका है। तो दोस्तों जो भारत वो स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। ये हुआ उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, और ये पूर्वी देशांतर। तो भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, लिख लो, भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। पूर्वी देशांतर में स्थित है। दोस्तों जो लोग नए हैं उनको बताना चाहता हूं कि वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी फालतू बकवास नहीं पढ़ा, सिर्फ सीधा टॉपिक पे बात की जाती है। अगली हमारी हेडिंग ग्रीनविच मध्य समय, GMT, इंग्लिश में GMT, यानी GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम। इतना क्लियर हुआ। फिर देखते हैं अगला पॉइंट। इसमें एक अगला प्रश्न बनता है कि GMT के आधार पर ही समय, मतलब पूरे जो विश्व में जो टाइम मतलब जो बताता है, जो टाइम का आकलन किया गया वो GMT के आधार पर ही किया जाता है। तो GMT के आधार पर समय का आकलन किया जाता है। तो 1 डिग्री देशांतर रेखा बराबर होते हैं 4 मिनट। जो अभी मैं रेखा पढ़ा रहा था, देशांतर रेखा जो लंबी थी, मतलब लॉन्गिट्यूड ऐसे थी, और जो ऐसे थी उनको क्या बोलते थे? लेटीट्यूड, अक्षांश रेखा। तो दोस्तों 1 डिग्री देशांतर रेखा बराबर होते हैं 4 मिनट, और 15 डिग्री देशांतर रेखा बराबर होते हैं 60 मिनट, यानी 1 घंटा। अगर 1 डिग्री देशांतर रेखा तुम चलोगे तो 4 मिनट आगे टाइम पहुंच जाओगे, और अगर 15 डिग्री देशांतर रेखा चलोगे तो 60 मिनट आगे पहुंच जाओगे। दोस्तों जैसे इस बुक में है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोगों को अगर दिख रहा हो, ये देखो यहाँ पर ये दिए हुए देशांतर रेखाएं 76, 77, 78, 79, 80, इस तरह बढ़ते हुए जाएंगे। मतलब जितना बढ़ते हुए जाओगे उतने घंटे टाइम आपका आगे बढ़ जाएगा। ठीक दोस्तों, इतना क्लियर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और जो भाई बहन नए जुड़े वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों वीडियो को यहाँ तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।